हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो कोई एक बच्चा हैंड रेस कर दे, उसके बाद फिर हम क्लास शुरू करते हैं। ओके। हम 2 मिनट और रुकते हैं, अगर कुछ और पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारे इंडो इस्लामिक की पहली क्लास है और हमारे साथ अभी फ़िलहाल जुड़ गई हैं हिफ्ज़ा क़याम, अली रज़ा, अनस अहमद, अरहम आज़म, माज़ अहमद, फसाहत। और खुशी की बात यह है कि ब्रिक्स पीएमटी एकेडमी भी हमारे साथ जुड़ गया है भाई। नौरीन शेख, मोहम्मद आतिफ। ठीक है, तो 11:04 हो गए हैं और पार्टिसिपेंट्स अभी भी हमारे साथ आ रहे हैं, तो सिर्फ 1 मिनट हम रुकेंगे और अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जो कि इंडो इस्लामिक की ये हमारी पहली क्लास है। तो इसमें आज हम पूरा एक मतलब एक समझ लीजिए कि एक बड़े कैनवास में इंडो इस्लामिक के पूरे एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि 11th एंट्रेंस में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको हमें यहाँ पे कवर करना है। एक लंबा टाइम हो गया है जिससे कनेक्टिविटी थोड़ी-सी हो सकता है कि आपकी हट गई होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड रिगार्डिंग। चीज़ें इस तरीके से डिस्टर्ब हुई हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से कोई बच्चा घर पे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऑनलाइन एक अच्छा मीडियम है जिससे हम अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट भी रहेंगे और प्रिपरेशन भी होती रहेगी और बहुत ईज़ी वे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 11:05 हो गए हैं और हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है और जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा इंडो इस्लामिक एंड करंट अफेयर्स, और इसमें जीके भी आप ऐड कर सकते हैं। आज इस बात का इंट्रोडक्शन है कि इंडो इस्लामिक में एक्चुअली पूछा क्या जाता है। जब आप एमयू अगर आप एमयू के स्टूडेंट हैं, यानी आपने 10th अगर वहाँ से किया है या कर रहे हैं, और या फिर आप एमयू से बाहर के भी हैं, तो इंडो इस्लामिक के लिए एक बात बड़ी फेमस है ज़माने में, वो ये कि इंडो इस्लामिक का सिलेबस
कोई परफेक्ट सिलेबस नहीं है, मतलब कोई इसका कोई दायरा नहीं है। इंडो इस्लामिक में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये बात अपनी जगह पे आधी सही है और आधी गलत, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने करीब जो है 30 टू 35 जो क्वेश्चन पेपर्स देखे प्रीवियस ईयर के, तो उससे मैंने एक दायरा बना लिया है इसका कि जिसके अराउंड ही क्वेश्चंस घूमते हैं। खासतौर से 11th एंट्रेंस में जो इंडो इस्लामिक के क्वेश्चंस आते हैं या करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी एक मतलब एक बाउंड्री लाइन तो हम जरूर खींच सकते हैं, जिससे हमको एक आइडिया हो जाता है कि इंडो इस्लामिक में कौन से एस्पेक्ट से या कौन से सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और एक आउटलाइन हम बना लेते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इंडो इस्लामिक जब हम उठाते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं मार्केट में और एक गाइड उठा लेते हैं, जो ट्रू गाइड भी हो सकती है, नाज गाइड भी हो सकती है, या कोई भी गाइड हो सकती है, अरहंत की भी गाइड हो सकती है। तो लेकिन आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो जो गाइड होती है, उसी गाइड से बीए का बच्चा भी पढ़ता है, उसी गाइड से एलएलबी के जो की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पढ़ते हैं, एमए के एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी करते हैं, और उसी गाइड से 11th क्लास के एंट्रेंस की भी तैयारी की जाती है। इसका मतलब ये है, जबकि आप देखेंगे कि जो बीए का स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, और जो 11th एंट्रेंस में इंडो इस्लामिक के क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे पास गाइड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम एक ही गाइड से वो सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से इंडो इस्लामिक के अक्सर क्वेश्चंस नहीं बन पाते, और सब लोग ये कहते हैं कि इसका कोई सिलेबस है नहीं, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, आपका जो है इसमें कुछ ना कुछ पोर्शन छूट ही जाएगा। और लेकिन मैं आपको इस बात के लिए गारंटी दे सकता हूँ कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो चाहे तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज जूम की रिकॉर्डिंग तो हमेशा अवेलेबल रहेगी, आप वहां से भी उन 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल है कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिलेबस में से तो पूछा ही नहीं है। मीन्स ये कि लास्ट टाइम का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जिसके ऊपर खूब डिस्कस भी हुआ, कि आपसे ये पूछा था कि तुला राशि जो होती है उसका साइन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, बात समझ रहे हैं आप। या फिर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जो चोल डायनेस्टी से थे, यानी साउथ में जो डायनेस्टी है, फेमस डायनेस्टीज हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। अब वो आपके सिलेबस में है नहीं। तो मैं इस एस्पेक्ट से कह रहा था कि प्रिंटेड सिलेबस तो आपके पास अवेलेबल है, जो पिछले 20 सालों से चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली हमको उसके ऊपर फोकस करना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं हिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका सिलेबस अगर अवेलेबल भी है तो काम नहीं बनेगा। वापस आते हैं जिस पे मैं आपसे बात कर रहा था, कि सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो आपको ध्यान रखना है, इंडो इस्लामिक और करंट अफेयर्स के टोटल 20 मार्क्स के। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा पोर्शन है वो मैथ्स का पोर्शन है, यानी 30 मार्क्स। अगर आप मैथ्स और इंडो इस्लामिक को पकड़ते हैं एंट्रेंस में, और बाकी सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एंट्रेंस के टेस्ट में आपको टॉप पे आने की कोई खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां आपको कोई गोल्ड मेडल मिलेगा नहीं। आपको सिर्फ एंट्रेंस को एंट्री के तौर पे ही लेना है, और उसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। उसी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम में, खासतौर से एमयू के एंट्रेंस एग्जाम में, मैथ्स और इंडो इस्लामिक जो है वो सुनहरी चाबी है, कि जिसके जरिए से आप इजीली एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपका ड्रीम है, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, आप उसको फाइट इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आपके आगे के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। ओके, तो इंडो इस्लामिक और करंट अफेयर्स का टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा जाए। इंडो इस्लामिक में जो सबसे पहला पोर्शन है
जिसको के बारे में आपको पता होना चाहिए और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो है इस्लामिक हिस्ट्री का पोर्शन। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस्लामिक हिस्ट्री को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्रॉफिट आदम टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामिक हिस्ट्री शुरू होती है पैगंबरों की शुरुआत से, यानी दुनिया जब से बनी है, जब से जो अल्लाह है, जाहिर सी बात है कि इस्लामिक हिस्ट्री में अल्लाह जो है वो इस पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, यानी इस पूरी कायनात को चलाने वाला खुदा है। और उसी तरीके से जब आप हिस्ट्री के तौर पे देखते हैं इसको, तो इसमें सबसे बड़ा जो इतिहास बनता है इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड, वो बनता है अंबिया का, यानी पैगंबरों का, जो लोग ईशवाणी लेकर आए हैं या जो वही के जरिए से लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाते हैं, उनको पैगंबर कहा जाता है इस्लामिक हिस्ट्री में। तो इस्लामिक हिस्ट्री में प्रॉफिट, मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में थोड़े कच्चे हैं, तो अक्सर उनसे जब ये पूछा जाता है कि भाई इस्लामिक हिस्ट्री कब से शुरू होती है, इस्लामिक इतिहास कब से शुरू होता है, तो हमारे जहन में सबसे पहला आंसर ये आता है कि प्रॉफिट मोहम्मद। बच्चे जो है प्रॉफिट मोहम्मद टेक करके आते हैं, जबकि इस्लामिक हिस्ट्री की शुरुआत, या समझ लीजिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे पहली शुरुआत होती है इस्लामिक हिस्ट्री की, वो, क्या आवाज क्लियर नहीं है? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ माइक एडजस्ट करने की। तो इस्लामिक हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है प्रॉफिट आदम से। आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद तक मोर देन 1,24,000 प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। और उनकी एक लंबी लिस्ट है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चंस जो हैं हम देखेंगे जब हम इससे रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। दूसरा इस्लामिक हिस्ट्री का जो एस्पेक्ट है वो है खुलफाए राशिदून टू खिलाफत उस्मानिया। आपको पता है कि इस्लामिक कल्चर में या इस्लामिक पॉलिटिक्स में जो वे ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरीके से गवर्नमेंट को चलाया जाता है, वो खिलाफत है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, कहीं पे डिक्टेटरशिप होती है, कहीं पे वन गवर्नमेंट सिस्टम होता है, कहाँ पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि इस्लाम में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो खिलाफत का होता है। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद, सबसे पहले प्रॉफिट हैं प्रॉफिट आदम, और सबसे लास्ट प्रॉफिट हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनके बाद जो है अब कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कौन हैंडल करेगा, कौन पॉलिटिकल हेड होगा, किस तरीके से इकोनॉमी चलेगी, ये सारा सिस्टम जो है इस्लाम में खिलाफत के अंडर में आता है। और उस खिलाफत का जो हेड होता है वो खलीफा कहलाता है। और इन खलीफा में भी 4 खलीफा जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। खुलफाए राशिदून, ये जो मैंने येलो से टिक किया है, खुलफाए राशिदून, खुलफाए राशिदून जो हैं 4 खलीफा को कहा जाता है। वो हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। तो ये 4 खलीफा को खुलफाए राशिदून कहा जाता है, जो कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट भी थे, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ये सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगी, और उसमें फिर उसका जो है डिस्क्रिप्शन भी आएगा, और बहुत डिटेल में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ मैं आपको टच कर दे रहा हूँ कि हम ये चारों खलीफा के बाद भी खिलाफत बाकी रही है, ठीक है। तो ये खिलाफत बाकी रही है,
तो अलग अलग खानदान जो हैं उनके नाम पे खिलाफत बाकी रही है। जैसे आप देखेंगे कि खुलफाए राशिदून के बाद जो सबसे पहली खिलाफत आई है वो उमैयद खिलाफत आई है। उमैयद खिलाफत 661-750 यानी 661 से 750 ईस्वी तक चली है। ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था मुस्लिम क्या बोलते हैं कम्युनिटी का, और इससे बड़ा एम्पायर जो है हिस्ट्री में इस ग्लोब के ऊपर कभी नहीं हुआ है। उसके बाद अब्बासिद खिलाफत है 750 और 1258 यानी 750 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक ये खिलाफत रही है। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद जो लास्ट खिलाफत रही है वो है खिलाफत उस्मानिया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। खिलाफत उस्मानिया को आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। वो बच्चे जो अर्तगल में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको पता होगा कि जो उस्मान है यानी अर्तगल गाजी का जो बेटा है, जो अब दूसरी सीरीज आई है उस्मान की, तो उसी उस्मान के नाम पे ये खिलाफत का नाम रखा गया है, उसी लिए इसको खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। आप देखेंगे कि खुलफाए राशिदून में भी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन ये उस्मान और खिलाफत उस्मानिया ये दोनों में फ़र्क है। ये जब हम खिलाफत को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। किसी का कोई मैसेज है क्या? अच्छा, अनस अहमद कह रहे हैं कि सर अभी खलीफा कौन है? अब तो खिलाफत ही नहीं है तो खलीफा कैसे रहेगा? अभी तो फिलहाल खिलाफत कहीं नहीं है ना हमारे यहाँ। आप देखिए कि पूरे सिस्टम में कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं क्या नाम है यूनिटरी गवर्नमेंट है, कहीं पे कुछ और मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं पे भी खिलाफत अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब खिलाफत ही नहीं है तो खलीफा भी नहीं है। खलीफा होगा तो खिलाफत होगी। करेक्ट? ठीक है। अच्छा है, क्योंकि चीजें थोड़ा सा बीच में क्लियर हो जाने से अच्छा रहता है। तो ये इस्लामिक हिस्ट्री के इस पोर्शन से आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम उसी एस्पेक्ट से इस पोर्शन को देखेंगे। नेक्स्ट जो है जो इंडो इस्लामिक में हमको पढ़ना है वो है लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आप सीरत भी कह सकते हैं कि या जीवनी जिसको कहते हैं हिंदी में, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, मतलब वो कब पैदा हुए थे, उनके भाई कौन, इससे रिलेटेड मतलब एक लाइफ, एक प्रॉफिट मोहम्मद की पूरी लाइफ से रिलेटेड। इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और करीब 2 से 3 क्वेश्चंस लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड। वसल्लम ने मक्का में रह के गुजारा है। अरब में एक शहर है मक्का, और उसी लिए और आप प्रॉफिट मोहम्मद जो है पैदा भी वहीं हुए थे मक्का में। तो वहां पे उन्होंने 13 साल गुजारे हैं, 570 एडी से 622 एडी तक। उसके बाद जो है प्रॉफिट मोहम्मद को जब वो 40 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद आपको नबूवत मिलती है यानी प्रॉफिटहुड। ठीक है, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है प्रॉफिट मोहम्मद को चुनता है कि अब आप जो है ये जो ज्ञान है जो कुरान के तौर पे आपको दिया जा रहा है, अब आप इसको फैलाएंगे। तो इस बात का हमें पता रहना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो नबूवत है वो 40 साल में मिली है, और उसका जो डेट है वो 610 एडी है। 610 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, और उसके बाद क्या नाम है समझ लीजिए कि प्रॉफिट मोहम्मद का एक नया दौर शुरू हुआ जो खास तौर से इस्लाम धर्म में एक इम्पोर्टेंस रखता है। तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हिजरत। प्रॉफिट मोहम्मद हमेशा मक्का में ही नहीं रहे। 13 साल के बाद जब उन्हें नबूवत मिली तो वहां के लोगों ने उनको परेशान करना शुरू किया। जो लोग थोड़ा सा भी इस्लामिक हिस्ट्री जानते हैं उनको पता है कि मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद और जो भी लोग मुसलमान होते थे या इस्लाम को कबूल करते थे तो उनके ऊपर बहुत जुल्म होता था। तो ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ने उनको इजाजत दी कि आप अपनी जमीन छोड़ के किसी ऐसी जमीन की तरफ चले जाएं, माइग्रेट कर जाएं, जहां आप आसानी से इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हिजरत की गई, और इस माइग्रेशन को एक्चुअली हिजरत कहते हैं। 622 एडी में 622 ईस्वी में हिजरत हुई, और प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ कंपेनियंस उनके साथ जो है वो माइग्रेट कर गए,
और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, कहाँ माइग्रेट कर गए? मदीना में माइग्रेट किए गए। अब इन चारों पोर्शन से आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम जो है आप जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे सामने प्रैक्टिस के लिए मोर देन 40 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 40-45 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत, मतलब समझ लीजिए कि वो बहुत हैं जो आपके इंडो इस्लामिक के टेस्ट में आएंगे या आते हैं, जो रिपीट हुए हैं पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर्स के पेपर में अगर आप चेक करेंगे। मदनी पीरियड जो है 622 से 632 यानी 10 साल का पीरियड है, और प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जो बाकी के 10 साल हैं, 13 साल के बाद टोटल प्रॉफिट मोहम्मद की जो लाइफ है वो 63 ईयर्स की है, या किसी किताब के इस्लामिक हिस्ट्री के दूसरी कुछ किताब में जो नई रिसर्च है उसके हिसाब से 62 भी है, या 62 ईयर्स 7 मंथ है, तो उसको जो है अप्रॉक्स 63 मंथ्स ले लिया जाता है। तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद की आधी जिंदगी आप समझिए कि वो मक्का में गुजरी है, और उसमें से जो 1/3 पार्ट है वो मदीना में गुजरा है, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है फिर मदीना में ही रहे, उसके बाद वो दोबारा मक्का नहीं गए। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी। समझ लीजिए कि अगर आप मुस्लिम हैं तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए जो आपके कल्चर से रिलेटेड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, और आप देखेंगे कि एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंडो इस्लामिक रखने का जो पर्पस है वो यही है कि एटलीस्ट यहाँ पे आने वाला जो बच्चा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही बहाने, लेकिन एटलीस्ट उसको एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या बोलते हैं इस्लाम की पता होना चाहिए, ताकि उसको समझने में और सीखने में आसानी। नेक्स्ट जो चीज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंडो इस्लामिक में आता है, जो मैंने आपको बता दिया है, खुलफाए राशिदून जो इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें मैंने आपको नाम मेंशन किया था हजरत अबू बकर। इनका पीरियड आप देखिए 632 से 634 यानी 2 साल ये खलीफा रहे। खुलफाए राशिदून का जो दौर है वो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद हुआ है, यानी 632 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद का इंतकाल हुआ, यानी वो इस दुनिया से चले गए। तो उसके बाद जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए खिलाफत की शुरुआत हुई, खलीफा बनाया गया। तो उसमें सबसे पहले खलीफा हैं जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो खलीफा हैं यानी अबू बकर के बाद यानी उनके इंतकाल के बाद जो खलीफा बने हैं वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला हैं, 634 से 644 एडी यानी 10 साल। और उसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने 644 से 656 एडी 12 इयर्स, और उसके बाद हजरत अली हैं 656 से 661 एडी यानी 5 इयर्स। तो आप देखेंगे कि इसमें भी कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला खलीफा कौन था, ठीक है। तो उसमें आप में कई ऑप्शंस, मतलब ये चारों ऑप्शंस रहेंगे, आपको हजरत अबू बकर लगाना है। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे लंबे वक्त तक खलीफा कौन रहा है, तो उसमें ये चारों ऑप्शंस रहेंगे, तो आप हजरत उस्मान लगाएंगे। इसके अलावा हजरत अली एक इम्पॉर्टेंट फिगर है ना। तो हजरत अली एक इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इसको आप थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हजरत अली जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन ब्रदर हैं, ठीक है। आप जब हम लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत बहुत डिटेल से आएगी, और उसी टाइम पे हम मतलब साथ में क्वेश्चंस भी डील करते जाएंगे। तो ये हजरत अली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक फेमस नाम है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं जानते बल्कि उसके अलावा भी लोग जानते हैं, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो हजरत हसन और हजरत हुसैन ये हजरत अली के बेटे हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे छोटी बेटी है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इडलो इस्लामिक में आता है। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी हैं वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा हैं, यानी उनकी बीवी हैं, और उनके बच्चे हैं हजरत हसन और हजरत हुसैन। तो ये इतना इंट्रोडक्शन काफी है यहाँ के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया उमैयद खिलाफत 661 से 750, अब्बासिद खिलाफत 750 से 1258, और ऑटोमन यानी उस्मानिया खिलाफत को इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर कहते हैं 1261 से 1570। इसमें इसके बाद फिर आप जो अभी एक सवाल भी आया था अनस का कि सर ये बताइए कि अभी खलीफा कौन है। तो मैंने आपको बताया कि ऑटोमन खिलाफत यानी 1517 23 मार्च 1517 से सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 1517 में जो है ऑटोमन एम्पायर की जब शुरुआत हुई है
तो ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत के बाद एक फिगर एक्चुअली रह गया है। 1261 से 1517 तक इनकी ऑफिशियली मतलब जो है खिलाफत रही है। उसके बाद खिलाफत का समझ लीजिए कि डाउनफॉल शुरू हुआ है। और उस डाउनफॉल मतलब एक के बाद एक जो है खलीफा हटते चले गए और अंग्रेजों से, यानी जब आप देखेंगे अर्तगल, तो उसमें देखेंगे कि सलीबी जंगजुओं या सलीबियों से लड़ाई हो रही है। तो ये सलीबी एक्चुअली क्रिश्चियंस क्रूसेडर्स हैं। क्रूसेडर्स वॉर्स हुए हैं क्रिश्चियंस के साथ मुसलमानों के, और उसके बाद ये खिलाफत लगातार गिरती चली गई है। 1924 ये एक डेट है, 23 मार्च 1924 को पूरी दुनिया से खिलाफत खत्म हो गई। और उसके बाद जो है तुर्क जो लोग हैं, वहां पे सबसे पहला जो प्रेसिडेंट बना है वो मुस्तफा कमाल पाशा, वो अतातुर्क। तो ये उसके बाद जो है वो खिलाफत खत्म हो गई। अभी जब हम खुलफाए राशिदून और खिलाफत को डिस्कस करेंगे तो ये चीजें दोबारा वहां पे फिर डिटेल में आ जाएंगी। एक मैसेज देखते हैं क्या लिखा है। सम मंगोल कौन थे? नौरीन, एक्चुअली मंगोल्स जो हैं वो चाइना की एक ट्राइब थी। मंगोल एक इलाका है वहाँ पे तुर्किस्तान यानी टर्की और चाइना के बीच में एक एरिया है। वहाँ पे एक इलाका है मंगोल। तो वहाँ से जो लोग आए थे वो एक बारबेरिक ट्राइब थी। तो वो मंगोल्स जो है लोग वहाँ से आए थे और उन्होंने मुसलमानों की खिलाफत के दौरान जो है हमले किए। और अब्बासी खिलाफत में मंगोल्स के अटैक बहुत ज्यादा हुए थे। और इसीलिए अब्बासी खिलाफत का जो पीरियड है वो दो तरीके से काउंट होता है, एक 750 से 1258 तक, और उसके बाद फिर जो है मंगोल्स ने वहां कब्जा कर लिया था अब्बासी खिलाफत में, खलीफा को कत्ल करके। उसके बाद जो है अब्बासी जो लोग हैं उन लोगों ने दोबारा अपने आप को इकट्ठा किया और 1261 से 1517 तक जो है फिर से दोबारा खिलाफत को कायम किया। तो जब हम खिलाफत पढ़ेंगे तो वहां पे मंगोल्स को डिस्कस दोबारा करेंगे। और ये मंगोल्स आपको एक लास्ट खलीफा कहता कौन था? अनस कह रहे हैं कि सबसे लास्ट खलीफा कौन था। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर में अगर आप खुलफाए राशिदून का पूछ रहे हैं तो हजरत अली सबसे आखिरी खलीफा थे। और ऑटोमन एम्पायर में जो सबसे आखिरी खलीफा है तो वो खलीफा आई थिंक हमीद टू सेकंड, खलीफा हमीद सेकंड जो है वो उस्मानिया खिलाफत के सबसे आखिरी खलीफा थे। और उसके बाद जो है फिर खिलाफत का खात्मा हो गया। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नौरीन के लिए और बाकी लोगों के लिए भी जो भी लेक्चर में है, कि यही मंगोल्स जो हैं जब इन्होंने टर्क्स पे हमला किया और अब्बासिद खिलाफत को तोड़ा तो उस्मानियों ने मंगोल्स को हराया था। तो उस वक्त जो है मंगोल्स ने इस्लाम को कबूल कर लिया। ये पहले मुसलमान नहीं थे। चंगेज खान और ये मंगोलियंस जो हैं ये पहले मुसलमान नहीं थे। जब इनका ऑटोमन्स एम्पायर के साथ लड़ाई हुई है तो बहुत सारे लोगों ने, मंगोल्स ने, इस्लाम को कबूल कर लिया है। और यही मंगोल्स जो हैं वो बाद में जब हिंदुस्तान में आए हैं तो यही लोग जो है बाद में मुगल कहलाए हैं। तो इसीलिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अच्छा किया नौरीन ने ये क्वेश्चन पूछ के कि इसका एक रिलेशन है मंगोल्स का हिंदुस्तान से रिलेशन। वो रिलेशन ये है कि यहाँ जो मुगल्स आए थे वो उनके ही डिसेंडेंट्स थे। यानी मंगोल्स ने जब इस्लाम कबूल किया तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर उनकी सल्तनतें कायम हुई, इस्लामी हुकूमतें कायम हुई अलग अलग जगह पे। वो जो है उन्होंने सुल्तान मुंतखब किए, गवर्नर मुंतखब किए। और उसी सिलसिले में हिंदुस्तान में भी मुगल्स आए। तो ये मुगल्स के जो समझ लीजिए जो परदादा लोग हैं वो सब मंगोल्स ही थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन इंटरेस्ट के लिए ये आपको जानना जरूरी है। ये मजा भी आता है कि आखिर कौन कहाँ से आया है। हिस्ट्री तो इसी का नाम है कि कौन कहाँ से आया है, और फ्यूचर इसका नाम है कि कौन कहाँ जाएगा। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं क्योंकि अगर हम इतना डिस्कस करेंगे तो फिर चीजें, आज इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आते हैं, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है। तो इस्लामिक कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका, जो आप सबसे पहला पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पे, वो ये है बिलीफ सिस्टम।
ठीक है, जिसको हम अकीदा भी कहते हैं, ठीक है। अरबिक में अकीदा कहते हैं और इंग्लिश में बिलीफ सिस्टम। आपकी श्रद्धा क्या है, आपका धर्म क्या है। तो बिलीफ सिस्टम इस्लामिक कल्चर्स में से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है। व्हाट इज द बिलीफ एक फॉर क्या कह सकते हैं आप उसको कि एंजल्स का के ताल्लुक से मुसलमानों का क्या बिलीफ है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि या फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि हु रॉट द कुरान, और उसमें 4 ऑप्शंस आते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, अल्लाह, जिब्रील और समथिंग समथिंग। तो ये जो बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं। कभी-कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या नाम है उसका कि बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड, अकीदे से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि व्हिच इज द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम का तीसरा पिलर कौन सा है। या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि शहादा, व्हाट इज शहादा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शहादा, कि शहादत से क्या मुराद है। तो उससे 4 ऑप्शंस आपको देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो है कस्टम्स और रिचुअल्स। जो भी आपके रीति रिवाज हैं, इस्लामिक रीति रिवाज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। सर ये भी आया था कि जो एक गॉड में बिलीव नहीं रखते उन्हें क्या कहते हैं। अच्छा, तो हाँ, ये भी पूछ सकता है क्योंकि ये भी बिलीफ सिस्टम का पार्ट है कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई इस्लामिक बिलीफ में यकीन रखता है तो वो इस्लाम तो वो मुस्लिम कहलाता है। तो वो लोग नहीं दिला परवीन, इसमें थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट करूंगा कि जो लोग इस्लाम, अच्छा सॉरी, गॉड में बिलीव नहीं करते, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते उनको एथिस्ट कहा जाता है, लेकिन जो लोग इस्लाम के अलावा किसी और धर्म में यकीन रखते हैं उनको काफिर कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, एथिस्ट और काफिर में फर्क है। काफिर उसको कहते हैं जो इनकार करने वाला है। इसका मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक बिलीफ अगर कोई अल्लाह का इनकार करता है या अल्लाह के एक होने का इनकार करता है तो उसको इनकार करने वाला कहा जाता है। और इनकार करने वाले के लिए एक टर्म है इस्लामिक टर्म, और उसे जो है वो काफिर कहा जाता है। इसके अलावा हम वापस आते हैं कि अपने सिलेबस पे कि इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो कस्टम्स और रिचुअल्स हैं कि आपके फेस्टिवल्स क्या हैं, आपके कस्टम्स क्या हैं, रिचुअल्स क्या हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि आप देखेंगे कि एक लंबा हिस्ट्री है इस्लाम का, और खास तौर से इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन, इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये आपको अरब का आर्किटेक्चर नहीं पूछेगा बल्कि इस्लामिक आर्किटेक्चर्स में खास तौर से इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस आपको आएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट में जो है वो है मुस्लिम्स इन इंडिया। एक सेकंड में मुझे थोड़ा सा पॉज दीजिए। ठीक है, तो इसमें मुस्लिम्स इन इंडिया में 2 पार्ट हैं। एक है अरब ट्रेडर्स जो हिंदुस्तान में आए हैं, और दूसरा है अफगान रूलर्स। इसको 2 पार्ट में मैंने इसलिए डिवाइड किया है कि मुस्लिम्स जो हैं इंडिया में अलग अलग साइड से अलग अलग स्टाइल से आए हैं। मसलन ये है कि आप देखेंगे कि साउथ में जो मुस्लिम्स आए हैं या उनके जरिए से इस्लाम आया है वो आया है अरब ट्रेडर्स के जरिए से, ठीक है। तो वहां पे किसी तरीके की कोई खास लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि ट्रेडर्स आते थे, उन्होंने अपना बिलीफ लोगों के सामने प्रेजेंट किया, अपना कैरेक्टर लोगों के सामने प्रेजेंट किया और वो जो है इस्लाम को कबूल किया। आप देखेंगे कि नॉर्थ में इस्लाम ट्रेडर्स के जरिए से नहीं आया है,
नॉर्थ में जो इस्लाम आया है, नॉर्थ की साइड से जो एक्चुअली इस्लाम आया है, वो रूलर्स के जरिए से आया है, यानी वहां पे खूब लड़ाइयाँ हुई हैं, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी तीसरी लड़ाई, तराइन की लड़ाई, इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत सारा मतलब जो एक लंबा हिस्ट्री है वॉर्स का। तो मुस्लिम्स जो इंडिया में आए हैं नॉर्थ साइड में, वो रूलर्स के जरिए से आए। इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में जो पार्ट आता है, यानी आप देखिए कि उसमें खासतौर से राजस्थान है, गुजरात है और आपका महाराष्ट्र है, तो आप देखेंगे कि वहां पे एक तीसरा स्टाइल है, और वो है कि सूफी सेंट्स जो हैं वो अरब, अफगानिस्तान या फिर आप कह सकते हैं शाम, सीरिया, इस इलाकों से कुछ मुस्लिम्स सूफी सेंट्स आए हैं, और उन्होंने अपने स्टाइल से इस्लाम को प्रीच किया है, और इस्लाम कहिए या फिर मुस्लिम्स की एंट्री जो है हिंदुस्तान में हुई है। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स को आपको अलग अलग ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मुस्लिम्स इन इंडिया में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, खासतौर से जो अफगान रूलर से रिलेटेड है, वो है सल्तनत पीरियड 1206 से 1526 तक। ठीक है, ये एक लंबा दौर है, करीब आप देखिए कि ये 300 साल के आसपास का टाइम बनता है, जिसमें डिफरेंट डायनेस्टीज रही है। सबसे पहली डायनेस्टी जो है वो स्लेव डायनेस्टी है 1206 टू 1219, तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, देन सूरी डायनेस्टी, और उसके बाद जो फेमस एम्पायर है वो है मुगल एम्पायर। ये टोटल 5 डायनेस्टीज हैं जो सल्तनत पीरियड में काउंट होती हैं, और उसके बाद एक लार्ज एम्पायर है जिसको हम मुगल एम्पायर कहते हैं, 1526 से 1761। इससे रिलेटेड कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस और कभी कभी 6 क्वेश्चंस भी आते हैं इस मुस्लिम्स ऑफ इन इंडिया वाले पोर्शन से। Why it is called slave dynasty? चलिए यही बता देता हूँ। वैसे तो हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं कि इन मुस्लिम्स अफगान रूलर्स का जो पोर्शन है, खासतौर से ये पोर्शन जो है अफगान रूलर्स का, तो उसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी और क्या नाम है, इसके अलावा 2 और खास रूलर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पे वो है अहमद शाह अब्दाली है और मोहम्मद गजनवी है। तो ये लोग जो हैं वो बार बार हिंदुस्तान में इन्होंने अटैक किए हैं, और उसके ज़रिए से यहाँ पे उनकी हुकूमत रही है कुछ दिनों के लिए। तो ये लोग यहाँ पर रुके नहीं, यानी अफगान रूलर्स यहाँ पे रुके नहीं, बल्कि वो अपने वतन वापस चले गए, यानी अफगानिस्तान वापस चले गए, लेकिन उन्होंने अपने गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट किए। तो वो जो गवर्नर्स हैं, वो गवर्नर एक्चुअली जो थे वो इन अफगान रूलर्स के स्लेव्स में से थे, यानी जो उनके खानदान में जो गुलाम लोग थे, उनको उनमें से एक आदमी को यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किया गया था, ठीक है, हिंदुस्तान में, ताकि वो हिंदुस्तान के सिस्टम्स को रन कर सके अफगानिस्तान के रूलर्स के लिए। तो सल्तनत पीरियड की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहली डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, तो इसी वजह से उनको स्लेव कहा जाता है। और इस स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी मोहम्मद गजनवी जब वापस गए तो उन्होंने हिंदुस्तान के पूरे कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गजनवी के गुलाम खानदानों में से थे, इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, सल्तनत पीरियड की सबसे पहली डायनेस्टी की वजह से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और अभी के लिए ये इतना काफी है। उसके बाद फिर हाँ सही है, सोफिया ने पूछ दिया कि फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आता है। एटलीस्ट ये है कि आप देखेंगे कि हर 2 साल के बाद जो है स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होता है। तो आपको अभी जो है बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडो इस्लामिक का जितना भी पोर्शन है वो सारा मैंने प्लान करके रखा हुआ है, तो आपको बहुत सारी चीजों को रटना नहीं पड़ेगा। वो जब हम जिस फ्लो में चीजों को चलाएंगे, शुरू करेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो हैं खुद लर्न हो जाएंगी, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है सारा समदानी का कि व्हाट अबाउट गौरिद एम्पायर फाउंडेड बाय मोहम्मद गौरी? करेक्ट। अफगान रूलर्स में एक नाम जो मैं भूल रहा था वो है कि मोहम्मद गजनवी हैं, और दूसरे हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है।
ये दोनों ही अफगान रूलर्स हैं और दोनों अलग अलग कबीले से ताल्लुक रखते थे। गजनवी अफगानिस्तान में एक ट्राइब है, एक इलाका है जिसको गजनवा कहते हैं। तो और दूसरा है गौरी, ये भी एक ट्राइब है जिसको गौर ट्राइब कहते थे। इसी वजह से उनको मोहम्मद गौरी कहा जाता है। तो जब हम अफगान रूलर्स को पढ़ेंगे तो उसमें वहां पे चीजों को डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर हम बाकी चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, आप बस सुनिए मजे से और उसके बाद फिर हम चीजों को डिस्कस करेंगे दोबारा। करेक्ट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल बनता है और कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं और हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन, यानी एक साल के गैप में 3 से 4 क्वेश्चन और एवरी ईयर जो है वो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इस एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। सबसे पहला जो है वो ये है प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में हमको सारी पर्सनालिटीज नहीं पढ़ना है। अभी आप प्रोमिनेंट पर्सनालिटी डालेंगे गूगल पे तो आपको 1000 से ज्यादा आदमी दिखेंगे, मतलब मोर देन 1000। तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज में हम उन पर्सनालिटी को खासतौर से डिस्कस करेंगे जो खासतौर से इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, या जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट है, उससे रिलेटेड जो पर्सनालिटी। ये 3 ही चीज हैं जिनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हर किसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में एक खास बात यह है कि जिस तरीके से मैंने इसको डिजाइन मतलब या डिसाइड किया है, खासतौर से 20-25 लास्ट प्रीवियस पेपर्स को देख के, उसमें खासतौर से ये पर्सनालिटी एक्चुअली जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। मीन्स ये एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए कि आप अली ब्रदर्स का नाम आपने हिस्ट्री में सुना होगा, 9th क्लास में भी सुना होगा, अली ब्रदर्स जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट इंडिया में रन किया था। ठीक है, अली ब्रदर्स में 2 भाई हैं, एक है शौकत अली, एक है मोहम्मद अली। ठीक है, तो ये दोनों जो ब्रदर्स हैं इनको राइट ब्रदर्स का सॉरी राइट ब्रदर्स कह रहा हूँ, मोहम्मद अली और शौकत अली, नौरीन शेख बिल्कुल सही, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब आप देखेंगे कि मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम खिलाफत मूवमेंट से जुड़ा हुआ है जो इंडिया में रन हुआ। यही खिलाफत मूवमेंट जो है बाद में क्या नाम है असहयोग आंदोलन जो चलाया था गांधी ने, मिस्टर गांधी ने जो चलाया था, उनके साथ मर्ज हो गया था। इसके साथ ही यही 2 लोग आपको देखेंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी अली ब्रदर्स जो हैं वो आपको खिलाफत मूवमेंट में भी दिखेंगे, यानी इस्लामिक हिस्ट्री से वाले पार्ट में भी दिखेंगे। यही पर्सनालिटी आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दिखेगी और यही पर्सनालिटी आपको फ्रीडम मूवमेंट में भी दिखेगी। तो आपको देखिए अलग अलग चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। जब हम मान लीजिए अली ब्रदर्स को पढ़ेंगे उसमें तीनों एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, तो आपको इजीली कम से कम एक ही मतलब टॉपिक से रिलेटेड चाहे कितना भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आए आपको इजीली आ जाएगा। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान को अगर आप ले लें या आप फ्रीडम मूवमेंट्स में अबुल कलाम आज़ाद को ले लें या मिस्टर गांधी को ले लें या जवाहरलाल नेहरू को ले लें, ये सब पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं या एटलीस्ट मूवमेंट से इंटरकनेक्टेड है। तो उसमें हमको चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, जब हम इसको फ्लो में पढ़ेंगे तो चीजें इजीली हो जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है बुक्स एंड ऑथर्स का। एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली रखा हुआ है, ये आप बात समझ लीजिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार बुक्स और ऑथर्स यानी बुक्स भी दुनिया में कितनी है, मतलब बुकर प्राइज विनर भी होते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल बुक्स भी होती हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी बुक्स हैं। तो इस बुक्स वाले पार्ट पोर्शन में भी हम जो मतलब जो है बैकग्राउंड बनाएंगे उसमें भी खास तौर से उन्हीं एस्पेक्ट्स का ख्याल रखा जाएगा जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जिस भी बुक्स को करंट मतलब खास तौर से ये क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बुक्स जो हैं वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उन वो बुक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड बुक्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे। और जैसे आप देखें कि ऊपर जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, इन पर्सनालिटीज ने भी कुछ अपनी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो वो भी बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। और करंट अफेयर से रिलेटेड बुक्स में या ऑथर्स में हम सिर्फ वो बुक्स पढ़ेंगे जिनको बुकर प्राइज मिला है या फिर जो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन हिस्ट्री या इंडियन कल्चर से रिलेटेड बुक्स हैं।
हमको अमेरिका के बेस्ट जो है बुक सेलर्स के बारे में जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासतौर से इंडिया से रिलेटेड ज्ञानपीठ पुरस्कार किस बुक को मिला है, किस किताब को मिला है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डील करेंगे। और ये पढ़ना बहुत आसान होता है, ये इसलिए आसान होता है क्योंकि आप पिछले 10 साल के पेपर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ जो हिस्ट्री के एस्पेक्ट से जो बुक्स हैं वो लगातार रिपीट होती रहती हैं, ठीक है, कि इब्ने खल्दून ने कौन सी किताब ली, किताबुल हिंद किसने लिखी है, या बाबरनामा किसने लिखा है, तो ये किताबें जो है लगातार रिपीट होती है, तो इनको हमको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम जब पेपर डिस्कशन करेंगे तो वहाँ ऑलरेडी हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो वो भी पूरा पोर्शन हमको जो देखना है सिर्फ हमारे एग्जाम से 6 महीने पहले, और क्या नाम है, जो भी चीजें हुई हैं खास तौर से उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मूवमेंट्स है। मैंने आपको बता दिया, अलीगढ़ मूवमेंट हो, खिलाफत मूवमेंट हो, फ्रीडम मूवमेंट हो, इससे में मूवमेंट से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं। और जब आप मूवमेंट्स पढ़ेंगे तो दोबारा फिर बुक्स और ऑथर्स वहां पे कनेक्ट होगा, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी वहां कनेक्ट होगी। देन है जीके एंड करंट अफेयर्स। तो इसका सिलेबस जो है हाँ, ये एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई सिलेबस एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको अगर थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि बुलेट पॉइंट्स में देखें तो करंट अफेयर्स और जीके में खास तौर से इंडिया से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, दूसरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, तीसरा ये जो स्टूडेंट्स या एजुकेशन से इंपॉर्टेंट है वो चीजें पूछी जाती हैं। क्योंकि देखिए जो पेपर बनाने वाला है, पेपर सेट करने वाला है, उसको पता है कि ये बच्चा जो है ये अभी 10th क्लास पढ़ के आया है, करेक्ट, तो ये आईएएस की तैयारी तो नहीं कर रहा होगा, तो एकदम धाकड़ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से नहीं पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो बच्चा है उसको पता होना चाहिए। मसलन ये कि अभी जैसे मान लीजिए कि जो पैंडेमिक की सिचुएशंस थी, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि उस पैंडेमिक की वजह क्या थी, ठीक है, हमारे यहाँ जो लॉकडाउन्स लगे थे उसमें कौन सा वायरस बहुत तेजी से फैला है। तो ये तमाम चीजें जो एक जनरल चीज है जिसको आप न्यूज देखते हुए अक्सर फॉलो करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट कैन बी द टाइम पीरियड अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन बिफोर एग्जाम? मीर मुशी कह रहे हैं व्हाट कैन बी द टाइम पीरियड अवेलेबल फॉर बिफोर एग्जाम। आप ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब अभी तो आपने ओके, तो मीर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, वो आपका क्वेश्चन क्या है, उसको हम डील कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स और ट्रॉफीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रॉफीज, अब स्पोर्ट्स में भी हमको जो है जो फेमस स्पोर्ट्स हैं सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है। अब यहाँ पे भी इसमें भी ध्यान रखना है कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स फेमस है खासतौर से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और ट्रॉफीज भी वो ट्रॉफीज जो इंडिया में खासतौर से मान लीजिए कि अर्जुन अवार्ड है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, इस तरीके की जो ट्रॉफीज हैं, या फिर आप देखिए सुब्रतो कप एक फुटबॉल का एक खास कप है, रणजी ट्रॉफी है। तो इस तरीके की फेमस ट्रॉफीज जो जनरली आप सुनते रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज्यादा इसमें भी डीप क्वेश्चन नहीं आता। इसके लिए मैंने कुछ चीजों को इम्पोर्टेंट मतलब करीब 30-35 ऐसे मैंने स्पोर्ट्स और ट्रॉफीज निकाल के अलग से उसकी स्लाइड्स तैयार करके रखी हुई है। तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई खास नए क्वेश्चंस जो है नहीं बनते हैं, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप उन ट्रॉफीज को एक बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है सर। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम डेट, ओहो सोफिया नोमानी, एक्सपेक्टेड तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो एक खुदा ना खास्ता अगर तीसरी लहर का एक मामला शुरू होता है तो फिर तो पता नहीं क्या डेट होगी क्या नहीं होगी। लेकिन मुझे आई होप, मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो पैटर्न है और जिस तरीके से डिले हुआ है एमयू का एंट्रेंस, पिछले साल के बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन हुआ है तो क्लास नहीं हुई, तो मुझे जहां तक लगता है कि अगस्त लास्ट वीक तक मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगस्त लास्ट वीक या सितंबर एटलीस्ट हो जाना चाहिए एंट्रेंस।
क्योंकि अगर उस टाइम नहीं होगा तो फिर ये सेशन दोबारा डिले हो जाएगा। तो जहाँ तक ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, बाकी आप देखिए कि क्या हो सकता है। प्रिपरेशन आप शुरू जारी रखिए, तो उससे ये होगा कि कभी भी हो एग्ज़ाम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें इंडो इस्लामिक में देखना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने अभी स्लाइड्स में मेंशन नहीं की है, वो है आपका इंडियन पॉलिटी और बेसिक ज्योग्राफी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। इंडियन पॉलिटी में आपका जो सब्जेक्ट है कुछ बच्चे उसको सिविक्स के नाम से जानते होंगे या फिर इंडियन पॉलिटी के नाम से भी, कि राजनीति शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, करेक्ट? इंडिपेंडेंस डे कब होता है या रिपब्लिक डे कब होता है, नेशनल सॉन्ग क्या है, और इसके अलावा क्या नाम है, हमारे पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं, और इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देगा तो वो किसके पास रेजिग्नेशन देगा। ये इस तरीके के इंडियन पॉलिसी से वो क्वेश्चन जो आपने 9th और 10th में पढ़े, ठीक है? तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है अक्सर इसमें, और कभी-कभी जो है वो 2 क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनको डील किया जाता है। उसके बाद जो कि बेसिक ज्योग्राफी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने अक्सर देखे हैं जो बनते हैं, और खास तौर से एनवायरनमेंट में वो वाला पार्ट जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। मतलब साइंस की बुक में आप जो 10th क्लास में आपने जो साइंस पढ़ी है उससे रिलेटेड कभी-कभी एक आध क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी हम हल्का सा टच कर लेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल कैनवास है इंडो इस्लामिक का और करंट अफेयर्स का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इंडो इस्लामिक के टेस्ट में आते हैं, और टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये तो हमारा ये पूरा सिलेबस है, और इस सिलेबस को हम लोग जो है एक तो रेगुलर जो हमारी जो क्लासेस होंगी उसमें कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपका जो वीकली टेस्ट होता होगा उसमें जो भी जिस वीक हम पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आपको हर वीक उसमें करने होंगे, तो वो एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो है जो मैंने प्लान किया है वो ये है कि एग्ज़ाम्स से करीब समझ लीजिए कि कुछ दिन पहले, एक 1 वीक और 10 डेज़ बिफोर, हम लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इंडो इस्लामिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं, हर साल 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लास्ट 10 इयर्स के पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो उसको डिस्कस कर लेंगे, और उससे रिलेटेड जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि टोटल मोर देन जो है वो 1000 क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है? तो उसके बाद फिर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाइड के ऊपर डिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए गाइड में जो बुक में जो चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ आपको एक डायरेक्शन देती हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये डायरेक्शन गाइड में नहीं होता। तो अगर आपने कोई गाइड ले ली है, तो बहुत अच्छा है, उसको भी आप साथ में रखिए, और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स को आप अपने साथ में रखें, तो आपको अलग से इन चीज़ों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी तक किसी बच्चे ने इंडो इस्लामिक को सीरियस नहीं लिया है और उसे ये लगता है कि यार मैं तो इजीली कर ही लूँगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें क्या है, ये तो मुझे पता ही है, ये तो मुझे पता ही है। तो आप याद रखिए कि मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वो उसके सारे मार्क्स अच्छे थे, मतलब एवरेज उसने ले आया था, और इंडो इस्लामिक के उसके 2 मार्क्स जो हैं, 2 नंबर्स जो हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कट हो गए, और उस 2 मार्क्स की वजह से उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरीके की गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन आप देखिए कि एंट्रेंस के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आप ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर खास तौर से फोकस कीजिए जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। मैंने आपको बात में फिर रिपीट करूंगा कि अभी हमारा जो फोकस है, हमको एंट्री करना है एमयू में, ठीक है? तो उसके लिए हमको इस पोर्शन के ऊपर खास तौर से मेहनत करना पड़ेगा, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप रट्टा मारेंगे भी तो हिस्ट्री का जब आप स्लेव डायनेस्टी लेके मुगल डायनेस्टी तक पढ़ेंगे तो उसमें इतनी डेट्स हैं कि आप कभी याद ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमको चीजों को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। जब हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमको चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जहन में याद रहती है। मसलन ये मान लीजिए कि मोहम्मद गौरी से रिलेटेड अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा। अब मैंने आपको बताया कि वो कौन से कबीले से थे, किस जगह से आए थे, और उनके असेंडेंट और डिसेंडेंट्स कौन से थे। अब देखिए कि अब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अब ऑटोमेटिकली आपको एक लिंक याद रहना चाहिए कि मुझे कहाँ से मोहम्मद गौरी से रिलेटेड चीजें हैं,
तो उसके बाद फिर आप सारे क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। करेक्ट? आदिला पेरेंट बताया था अपना सर। तो मैं आपसे यही कह रहा था, तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आज के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज आपके जितने क्वेश्चंस हैं इंडो इस्लामिक से रिलेटेड या जीके से या इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो वो सारे क्वेश्चंस हम जो है अपने लेक्चर्स के दौरान डील कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी कंफर्टेबल नहीं हैं, तो 24/7 आप जो है मैनेजमेंट के पास मैसेज कर सकते हैं इंडो इस्लामिक से रिलेटेड, या फिर अगर आपको वो नंबर देना चाहें तो आप मुझसे मेरा नंबर ले सकते हैं। और 24/7 आपको इंडो इस्लामिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप मुझे जस्ट व्हाट्सअप कीजिए, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन दिमाग में आता है, अगर आप उसी वक्त उसको पूछ लेते हैं तो वो याद रह जाता है। और अगर आप उसको सोचते हैं कि चलिए ठीक है सर, अगली बार जब क्लास होगी तब पूछ लेंगे, तो फिर आप उसको डील नहीं कर पाएंगे, मतलब वो फिर आपको याद नहीं रहता। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, तो जिनको हमको ध्यान रखना है, ताकि हमारा इंडो इस्लामिक का पूरा 20 का 20 क्वेश्चन जो है इजी हो जाए। उसके बाद अगर बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप कुछ कम ज्यादा भी होंगे, कम से कम तब तक तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप चीजों को लेकर चलिएगा। ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको क्लोज करेंगे। आप अपना नंबर दे दीजिए, क्वेश्चंस पूछना है। आजिला, आप मेरा एक्चुअली मैंने अभी परमिशन नहीं लिया है मैनेजमेंट से, तो आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए। अगर वो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज वाया उनके भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली सर प्लीज check the Makkan period. Is it 11 years, 13 years or more? ओके, मैं जब मक्कन पीरियड हम पढ़ेंगे तो वहां मैं डिस्कस कर लूंगा। इसके पीछे एक असल में एक ये मतलब कंफ्यूजन नहीं है एक्चुअली। इसमें कुछ डेट्स का प्रॉब्लम है। देखिए, जैसे कुछ स्कॉलर्स ने कुछ मंथ्स को ऐड कर दिया है और एक लमसम डेट ले ली है, और कुछ स्कॉलर्स ने बिल्कुल एग्जैक्ट जो डेट है वो डेट ली है। तो इस वजह से ये कंफ्यूजन होता है। जब हम मक्कन पीरियड पढ़ेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन डेफिनेटली दूर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत क्लियर मैटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? हाँ, मैं ओके, थैंक यू मुशीर। मेरा नाम वजीउद्दीन है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ एमयू में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। मेरे मतलब समझ लीजिए कि सबमिशन होना ही वाला है। तो मैंने मास्टर्स किया है एमयू से ही, और अब पीएचडी कर चुका हूँ एटलीस्ट समझिए, और इस साल पीएचडी मेरी सबमिट हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कैमरा क्यों नहीं ऑन करे हैं? अच्छा, मुझे लगा कि आवाज़ काफ़ी होगी। कैमरा ऑन कर देते हैं। हाँ, ये मैं हूँ ब्लू टी शर्ट में। ठीक है? तो अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे और वहाँ पे चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है? तो स्लाइड्स से पढ़ना आपके लिए आसान है, तो मैं समझता हूँ कि हम स्लाइड्स के ज़रिए से पढ़ेंगे, और इसके अलावा अगर कुछ और कंटेंट की ज़रूरत होगी तो अकॉर्डिंग टू नीड आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? बाकी आपके पास ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, तो जब भी आप इससे मतलब कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एक तीसरा ऑप्शन भी बता दिया है कि 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन उसका जवाब दे दूँगा। और अगर मान लीजिए कभी बिज़ी रहा, क्योंकि मैं फैमिली मैन हूँ, तो इस वजह से कभी अगर कन्फ्यूज़न हुआ या सॉरी कभी अगर लेट हुआ तो उसके बाद मैं दे दूँगा, क्योंकि अभी तो एकदम एग्ज़ैक्ट एंट्रेंस की डेट आई हुई नहीं है। ठीक है? ओके, तो क्लोज़ करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। पढ़ाई शुरू करते रहिए, और बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब वो टेंस मत होइए कि कब एंट्रेंस होगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, जब एंट्रेंस हो जाएगा आप फोड़ डालिए। ठीक है? थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाह।